अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टॉपिक हर दूसरी बहू की ज़िंदगी में डायरेक्ट रिलेट करता है। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक सास, कंट्रोलिंग मदर इन लॉ। जी हाँ, सास बहू का रिश्ता, शौहर का सास के हाथ में होना, यानी कि ऐसी सास जो शौहर को अपनी ही बीवी के ख़िलाफ़ कर देती है। बहुत सी औरतों की शिकायत होती है कि हमारी सास जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हमारे शौहर को बातें भड़का देती है, हमें ताने मारती है, हमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। तो ऐसी सास के साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है अपनी अक्ल से चलें तो सास के साथ रहना इतना मुश्किल भी नहीं हो सकता। स्पेशली ज़ाहिरी बात है, जब आपको पता है कि आपने सास के साथ ही रहना है और अलहदा भी नहीं होना, तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा आपको दिमाग से चलना पड़ता है, ठीक है ना। घर में इमोशनल अब्यूज़ और सबसे बड़ा सवाल जो हर बहू के ज़हन में होता है कि जब साथ रहना भी है और सास तंग भी करती है तो आखिर क्या किया जाए, ठीक है ना। हाउ टू डील विद टॉक्सिक मदर इन लॉ, है ना। हाउ टू इग्नोर मदर इन लॉ टॉन्ट, सास बहू प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपकी सास आपकी जो है पीठ पीछे आपकी बातें करती है और आपको टोंट मारती हैं, आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ करती हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल टिप दूंगी जो वाकई ही काम करती हैं। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर सास ऐसा करती क्यों है। या तो आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्या क्यों करती है। देखें, किसी को भी जज करने से पहले या सिचुएशन को हैंडल करने से पहले, अगर आपने किसी इंसान को हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि यार वो इंसान ये चीज़ कर क्यों रहा है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सास इस तरह बिहेव क्यों करती है। बहुत सी बहुओं का सवाल होता है कि मैंने गलत किया, है ना, और जवाब अक्सर यही होता है कि कुछ नहीं, गलती आपकी नहीं है। सास का टॉक्सिक बिहेवियर ज़्यादातर इन वजूहात की वजह से होता है। मैं आपको बताती हूँ कि वो वजहें क्या होती हैं जिनकी वजह से हमारी सास जो है वो टॉक्सिक बिहेव करती है। सबसे पहली वजह जो होती है ना, वो होती है इनसिक्योरिटी। जब बेटे की शादी होती है ना, तो माँ को लगता है कि इसका बेटा अब इससे छिन गया है। ये एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी होती है। ऐसा लगता है कि बहू ने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। और फिर अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली बहू को दुश्मन समझने लग जाती है। उसे लगता है कि ये जो औरत मेरे घर में आई है, इसने मेरे से मेरा बेटा छीन लिया। क्योंकि पहले बेटा बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, माँ को टाइम देता था, माँ के साथ बैठना, माँ के साथ बातें करना। लेकिन जब उसकी बीवी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर बात है एक मर्द को जो है वो औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है। माँ बीवी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो यानी वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, कुछ वो अपने लिए भी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो ये चीज़ माँ नहीं समझ रही होती। माँ को ये लगता है पता नहीं बहू ने कौन सा जादू कर दिया, कौन सी जादूगरनी है ना। ऐसे ही होता है ना। कंट्रोल की आदत, कुछ ख़वातीन पूरी ज़िंदगी अपने घर पर कंट्रोल रखती हैं, ये बात याद रखें। बेटी की शादी के बाद ये कंट्रोल थोड़ा कम होने का ख़तरा उन्हें महसूस होता है, तो वो और ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके घर में ना, मतलब कोई नहीं होता उनको कंट्रोल करने वाला। शुरू से उन्होंने अपने बच्चों को खुद कंट्रोल किया होता है, शुरू से उन्होंने अपने बच्चों को खुद ही पाला होता है, खुद ही उनकी अच्छी बुरी आदतें, खुद ही उनका अच्छा बुरा काम, सारा कुछ उन्होंने खुद किया होता है। यानी उनको उनकी पढ़ाई, स्टडी, जॉब, यानी हर चीज़ को कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हर चीज़ को खुद डिसाइड किया होता है, शादी तक यानी उन्होंने अपने बच्चों की खुद पसंद से की होती है। तो ये होता है कंट्रोलिंग सास, यानी कि उन्हें ये लगता है कि अब ये औरत जो है ना, इस औरत की वजह से मेरा कंट्रोल कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो उन्हें ये डर होता है कि मेरा जो कंट्रोल है मेरे बेटे के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उनके अंदर ये जो डर होता है ना, यही एक बहुत बड़ी वजह भी होता है कि यानी वो कंट्रोल की आदत उन्हें पड़ जाती है, यानी वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाती हैं कि मैं अगर इसके साथ नरम रहूँगी, इस औरत के साथ, तो ये जो बहू है ये फिर मुझे भी कंट्रोल करने लग जाएगी। तो वो क्या करती हैं, थोड़ी सी सख्त रहती हैं। जैसे वो अपने बच्चों के साथ बिहेव करती हैं, उनका उसका उल्ट बिहेव उनका बहू के साथ हो रहा होता है। अच्छा, खुद इनकी ज़िंदगी अक्सर वजह ऐसे भी होती है कि बहुत सी सास जो होती है ना, खुद भी अपनी सासों के हाथों तकलीफ़ उठा चुकी होती है, ये भी एक है, और ये सर्कल चलता रहता है।
वो वही करती हैं जो इनके साथ होता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। इट्स रियलिटी, ये रियलिटी है। अक्सर ऐसा होता है। अब अगर आप हम बात करते हैं ना अक्सर, जब चालाक देवरानी, चालाक जेठानी, चालाक इन लोगों के बारे में, तो ये चालाकी ऐसी क्यों करती हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी भाभीयों को, अपनी माँओं को ये सारा कुछ करते देखा होता है। इन्हें लगता है कि हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारी भाभीयों के हाथों में इसी तरह आ रहे हैं, वो भी ऐसे करती थी, हम भी ऐसे आके करेंगे, तो वो भी इसी टाइप की भाभी बनती हैं। तो चालाक ये जो सास होती है ना, इसके साथ भी कहीं ना कहीं पास्ट में ये काम हो चुका होता है। यानी वो अपनी ही सास के हाथों जो होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्होंने उठाई होती है, बहुत ज़्यादा दुख उठाए होते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि यार, अगर मैं इस प्रोसीजर से गुज़र के आई हुई हूँ, मैं इस सारा कुछ सीन से गुज़र के आई हुई हूँ, तो इसको भी इसी सारी सीन से गुज़रना होगा। ऐसा होता है। तो बहुत सी औरतें जो होती हैं ना, उनको लगता है कि नॉर्मल है, शादी के बाद हर बहू को ऐसे ही सख्त तरीके से रखा जाता है। इट्स रियलिटी, ये हकीकत है कि यानी खुद इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो इसलिए आगे फिर वो करती हैं कि ये क्या होता है कि ये एक सर्कल चलता रहता है। अब जैसे आपके अगर बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, कल को आपकी सास आपके साथ कुछ बुरा सलूक कर रही है, अब आपने अपने जहन में ये चीज़ बिठा ली है कि यार अच्छा चलो ठीक है। अब जब आपको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपना कंट्रोल में रखूँगी, मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूँगी, कोई और औरत ना करे, इसी तरह कल को जब इनकी बीवियाँ आएंगी, तो आपके अंदर भी ये एक ना एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि यार नहीं, ये मेरे बच्चों को ना छीन ले। तो आपके अंदर भी ये चीज़ जो होगी ना, वो हो जाएगी खुद ब खुद कि मतलब जिस तरह मेरी सास ने मेरे साथ किया था ना, मैं भी इसके साथ वैसा ही करती हूँ। देखा, मेरे शौहर मेरी सास की सुनते थे, तो ये बेटा भी मेरी सुनेगा अगर मैं वही करूँगी। ये रियलिटी है, ये सर्कल एक चलता रहता है। अच्छा, अब हर सास जो होती है ना, वो टॉक्सिक भी नहीं होती। मैं एक आपको बात बता दूं, और हर इख्तलाफात भी टॉक्सिसिटी नहीं होते। लेकिन अगर आपकी सास में ये साइन है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, वो टॉक्सिक है। हमें ये लगता है कि अगर हमें कोई भी औरत ज़रा सी किसी बात से मना कर रही है, तो वो टॉक्सिक है। नहीं, हर सास टॉक्सिक नहीं होती। टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो आपको हर बात पे तनकीद करते हैं। आपकी सास आपको हर बात पे रोकती है, खाना बनाने से लेकर आपके कपड़े तक, आपके बच्चों की तरबियत तक, हर चीज़ को गलत कहती है। आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी अच्छा खाना बना लें, आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, आप जितनी भी अच्छी सफाई कर लें, जितना भी अच्छा आप सब कुछ कर लें, फिर भी आपकी सास ने आपको गलत कहना है। अगर आपकी सास आपको खाने को तारीफ़ करती हैं, या आपकी सास आपके कपड़ों की तारीफ़ करती है, या कपड़ों में नहीं टोकती हैं आपको, बच्चों की तरबियत में नहीं टोकती हैं आपको, तो वो सफाई वगैरह में टोकती, तो इट्स मीन वो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी नहीं है। ये फिर ये थोड़ा सा आपको माइंड चेंज करना है। आपकी बातें रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, बल्कि सोचिए हर जगह आपके बारे में बातें की जाती हैं। कुछ सास ऐसी होती हैं कि जैसे मोहल्ले की कोई औरत आके उनके पास बैठ गई है, कोई रिश्तेदार आके उनके पास बैठ गया है, और वो आपका टॉपिक छिड़ गया और बस आपके बारे में बातें करना शुरू हो गई हैं। यही है ना, आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ करना, तुम्हारी बीवी ने ये कहा, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम इसकी सुनती बहुत हो, तुम्हारी बीवी ये। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, आपके सामने ऐसे अल्फाज दोहराती हैं कि मेरे बेटे से शादी ना करती तो बेहतर होता, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। ऐसे ही होता है ना, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं। अगर मेरा बेटा तुमसे शादी ना करता, तो पता नहीं तुम्हें तो किसी ने लेना ही नहीं था। ऐसे ही होता है ना, कुछ अक्सर औरतें ऐसे करती हैं, और आपके घर में, आपको घर में इग्नोर करती हैं, दूसरों के सामने आपको एम्बेरस करती हैं, आपकी कोई ना कोई ऐसी गलती बता देती हैं जिससे आपको शर्मिंदगी होती है। ठीक है ना, हर वक्त आपको कंपेयर करती रहती हैं, फ़लाँ की बहू देखो, उसकी बहू देखो। ठीक है, यानी जैसे आपके रूम में बिना इजाज़त के आ जाती हैं। और अगर ये सब है ना, तो मैं कहती हूँ 100% आपकी सास टॉक्सिक है। ठीक है, आप एक टॉक्सिक, नहायत ही टॉक्सिक सास से को झेल रही हैं, रियली यार। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या ये सारी क्वालिटी आपकी सास में ज़रूर हैं? अगर ये सारी क्वालिटी है ना, तो भाई आपको बहुत शदीद ज़रूरत है आपकी सास को कंट्रोल करने की। जी हाँ, सबसे पहले तो यार खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद को जो है सेफ करें, सबसे पहली बात। और ये मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ, आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर आप अंदर ही टूटी हुई हैं, अगर आप हर ताने पर आप बिखर जाती हैं और हर रात रोती हैं, तो आप कुछ भी डील नहीं कर पाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बात बात पे आप रो रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा मतलब बिखरी हुई हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह क्या करना है, तो वो सॉरी टू से, लेकिन आप कुछ भी डील नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले तो आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेंटली और इमोशनली। जी हाँ,
खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लें। आप एक इंसान हैं, आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं है कि आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। अल्लाह ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, किसी के तानों से आपकी असलियत नहीं बदलती, ये बात याद रखें। हम लोगों को लगता है कि बस यार, अगर ये औरत मेरे बारे में ये बात करती है तो मैं तो ऐसी ही हो गई हूँ। आपकी किसी के कुछ बुरा बोलने से आप बुरी नहीं हो जाएंगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। रोज़ाना रात को ना आप लिखने की आदत डालें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, लिखने की आदत। अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग ऐसे करना है कि आपने रोज़ाना रात को सब कुछ वो लिख देना है जिससे पूरा दिन आपको तकलीफ़ होती रही है, जिससे पूरा दिन जिन बातों से आप हर्ट होती रही हैं। ठीक है, इससे आपका जहन जो होगा ना वो क्लियर रहता है और आप ओवर रिएक्ट करने से बच जाती हैं, क्योंकि आपने अपने साथ जो कुछ भी हुआ ना वो आपने लिख लिया है, एक कागज़ पे लिख लिया है। और अब आप एक स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको ज़रूरत नहीं, आपको ये लग रहा है कि ऐसे आपने ये किसी से बात शेयर कर दी है। ठीक है, आपने किसी से शेयर कर दी है ये बात। एक स्पेस अपनी बनाएं घर में, एक जगह, एक वक्त सिर्फ अपने लिए, चाहे वो नमाज का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त है या सिर्फ चाय पीने का वक्त है। अपने लिए 5 से 10 से 15 मिनट एक ऐसे रखें जो सिर्फ आपके अपने लिए हो। खामोशी से बैठकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें कि मैंने लोगों की बातों को अपने ऊपर सवार नहीं करना, मेरी सास के कुछ कहने से मैं वैसी नहीं हो जाऊंगी। एक बात याद रखिए, ये जो सास का रिश्ता होता है ना, ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि आप अपने शौहर को ना जितना मर्ज़ी अपनी सास के बारे में बता लें कि तुम्हारी अम्मी ने ये कहा, तुम्हारी अम्मी ने वो कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे किया, वैसे किया, आपके शौहर सुन लेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आखिर वो उसकी माँ है, वो जितनी भी बुरी औरत होगी, आखिर वो मर्द भी तंग आ जाएगा अपनी माँ के बारे में बुराइयां सुन सुन के कि यार तुम क्या 24 घंटे मेरी माँ के बारे में पीछे पड़ी रहती हो। तो अपनी जो है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली स्ट्रॉन्ग करो। शिकायतें, कंप्लेन करने से मसले हल नहीं होते। ठीक है ना, अपने जो आप ना पॉजिटिव लोगों से जुड़े। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोगों के साथ रिलेशन रखना जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जो ऑलरेडी टेंशन में है। और आप जब ऐसे लोगों से बात करती हैं तो आपको भी मज़ीद स्ट्रेस होता है, आप भी मज़ीद टेंशन में जाती हैं। तो ख़ुद को मसरूफ़ रखें, अपनी हॉबी, कुकिंग, सिलाई करना, ऑनलाइन कोर्सेज, गार्डनिंग, जो भी आपको यार पसंद है, ख़ुद को जो है वो टाइम दें इन्हीं चीज़ों की वजह से। अब अक्सर मुझसे लेडी औरतें ये बात पूछती हैं कि अभी हम खुद को किस तरह वक्त दें, हम खुद को किस तरह टाइम दें। देखें, खुद को इंसान तभी टाइम देता है जब इंसान अपनी पसंद की कोई चीज़ करता है। ठीक है, अब आपको क्या पसंद है? आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको बेकिंग करना पसंद है, आपको सिलाई करना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको जो भी पसंद है। जब आप अपनी पसंद का कुछ करते हैं तो इट्स मीन आप खुद को वक्त दे रहे होते हैं। ठीक है, अब हम सवाल जो है वो ज़्यादातर औरतें जो मेरे से पूछती हैं कि आपकी तानों को किस तरह इग्नोर किया जाए, सास के तानों को कैसे इग्नोर करें। सबसे पहले तो ये समझें, इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, ये अक्लमंदी है। इग्नोर करना, एक ताना क्यों दिया जाता है आपको पता है? बेसिकली ताना दिया पता क्यों जाता है? बेसिकली ताना इसलिए दिया जाता है अगले बंदे को गुस्सा दिलाने के लिए, अगले बंदे को चिढ़ाने के लिए, अगले बंदे को मतलब अगला बंदा जो है वो गुस्से में आ जाए। अब आप मज़े की बात है, कभी आपने सोचा है ये बात, ताना देने वाला कभी चीख के ताना देता है? कभी भी ताना देने वाला चीख कर, गुस्से में या चीख कर, चिल्लाकर आपको ताने मारता है? नहीं, वो हमेशा हंस के, मजाक में, बातों बातों में आपको ताना मारेगा। सही है ना? क्योंकि अगले बंदे को पता है कि ताना मैंने इस तरह ही मारना है, लेकिन जो इसका रिएक्शन आएगा वो असल देखने वाला होगा। जी हाँ, एक और जब सास है, सास जब भी आपको ताना मारती है तो या तो बहुत हल्की आवाज़ में ताना मारेगी, या आपके पास खड़ी हो जाएगी, या अकेले देखकर आपको ताने देगी। उसको पता है कि ताना मैं इसको अकेले में दूंगी, लेकिन जो इसका रिएक्शन होगा ये सबके सामने गुस्से में बोलेगी। इग्नोर करना, ग्रे रॉक मेथड, एक बात याद रखेंगी, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए इस्तेमाल होती है। ग्रे रॉक मेथड जो होती है, इसका मतलब पता क्या होता है? पत्थर की तरह बेरंग हो जाओ।
जब सास ताना मारे, ना चिढ़े, ना रोएं, ना दफ़ा अपनी बचाव करे, ना बचत करें, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इतना कहे जी या अच्छा, और वहाँ से चली जाएं। अब आपने पत्थर देखा है, पत्थर का कोई रंग होता है? पत्थर मतलब पत्थर में कोई जान नहीं होती ना, बेजान सा होता है। उसे कुछ भी कहते रहो, पत्थर के सामने आप खड़े कुछ भी बोलते रहो, आपको क्या लगता है पलट के जब तक खुद पत्थर को उठा कर यूँ अपने सर पे नहीं मारेंगी, तब तक पत्थर ने उठ के आपने नहीं माना। पहाड़ है, पहाड़ के सामने आप कुछ भी खड़े हुए उसको बोलते रहो, गालियाँ देते रहो, ताने देते रहो, मारते रहो, थप्पड़ मारो उसके ऊपर, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी करो, उसको नहीं असर होगा। वो तो पहाड़ है यार, वो वहीं खड़ा रहेगा। वो वैसे ही उसके ऊपर जो है अपने खड़ा रहेगा, वो उसको कोई नहीं हिला सकता जब तक आप हाथ से। अब आपकी जो सास है एक किस्म का ना, मतलब वो जैसे ताने मारी, अब जब तक आप चीख कर चिल्ला कर अपने हाथों से यानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तो यानी बेजान हो जाओ। ग्रे रॉक मेथड यानी बिल्कुल बेजान हो जाओ। ये टॉक्सिक लोगों को डील करने का बेस्ट मेथड होता है। ऐसे लोगों की बातों को, ऐसे लोगों के तानों को ऐसे हो जाओ कि यार आपने सुना ही नहीं है, ना रो ना चिढ़। रोने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रिएक्ट चाहे, मैं आपको बताऊँ, जब आप रिएक्शन लोगों को जो होता है ना, इन लोगों को रिएक्शन चाहिए होता है आपका। एक बात याद रखें, जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता ना, तो इनका मज़ा ख़त्म हो जाता है। फिर इन्हें लगता है यार मैंने तो ताना दिया था, इसका तो कोई मज़ा ही नहीं आया। वो ताना क्यों देते हैं? मज़ा लेने के लिए ना, कि आप चीखेंगी, आप चिल्लाएंगी, आप रोएंगी। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आता, तो इनका मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। जी हाँ, आप कहें जी आप ठीक कहती हैं, मैं अभी भी सीख रही हूँ। बस आपने हमेशा इतना अच्छा खाना बनाया है, मुझे बताएं ना इस डिश में क्या डालती थी आप। ऐसे बात करें, ठीक है? अपनी सास से ना एग्री, और मतलब स्मार्ट टेक्निक होती है ये कि सास कहें कि तुम्हारा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, तुम तो बहुत बदमज़ा खाना बनाती हो। आप आगे से हंस के कहें जी मैं भी सीख रही हूँ, तो आप बड़ा मज़े का, मैंने सुना है आप बनाती होती थी खाना, प्लीज़ मुझे भी बताएं ना कैसे बनाती थी आप। देख, तरीका होता है कि अगले बंदे पे उल्टा पड़ जाओ, मीठा बनकर अगले बंदे पे उल्टा पड़ जाओ। ये एक तरीका होता है, मज़े की बात ये है, ठीक है? अब जैसे अक्सर ये होता है ना कि आपके बारे में बहुत बुराइयां की जाती हैं कुछ औरतें, और फिर वही आकर आपको से मदद मांग रही होती हैं, तो आप मतलब जैसे अब आपकी सास किसी के मामले में बड़ी बुराइयां करती है, अब आपको ही किसी के घर भेज रही है और आपने नहीं जाना, तो आप आगे से उसको ये बात कह सकती हैं कि मैं कैसे जा सकती हूँ। मतलब देखिए ना, वो क्या कहेंगे लोग कि मतलब पहले तो ये कैसे बातें करती होती थी और अब कैसे, यानी थोड़ा सा मीठा बन जाओ, थोड़ा मीठा बनने की टेक्निक अपनाओ, थोड़ा सा मीठा बनकर अगले बंदे पे अगला पड़ जाओ। देखो, अब इसका रिएक्शन क्या होता है ना, देखें क्या हुआ कि आपने ना झगड़ा किया, ना डिफेंड किया, ना आपने अपने आप को बचाया कि अच्छा मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो वैसे करती हूँ। नहीं, आपने कुछ नहीं किया, ना उनसे आपने कोई डिस्कशन की, ना आर्गूमेंट किया, बल्कि सास को इम्पोर्टेंट फील करवा दिया आपने। अक्सर ये काम कर दे, तो आपने अगले बंदे को ही मीठा बन के, मतलब उन्हें लगा कि वाकई में यार मेरे खाने की तारीफ़ करता था मेरा बेटा, वाह। तो ये तरीका होता है, चाहे ना भी उनका बेटा करता हो उनके खाने की तारीफ़, लेकिन आप मीठी बनकर अगले बंदे के ऊपर जो है ना हावी हो जाएं, ये एक बड़ा तरीका होता है। जब सास बोले ना, तो अपने आप को मेंटली इनसे अलग करें। मेरी बात याद रखें कि हर वक्त 24 घंटे टॉक्सिक सास के बारे में सोचना, अपने हस्बैंड के साथ 24 घंटे उनको डिस्कस करना, ये चीज़ ना एक पेनफुल चीज़ होती है। मैं आपको बताऊँ कि आप हर वक्त जब उनको डिस्कस करती रहेंगी, आप उन्हीं के बारे में सोचती रहेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो सास है आपके 24 घंटे हवास पे सवार रहेगी। आप फिर उनको किस तरह इग्नोर कर सकती हैं? एक बात याद रखें, जब सास बोले ना, तो अपने आप को मेंटली इनसे अलग रखें। सोचें ये इनका पेन है, ये इनका दर्द है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। यानी अगर आपको कोई ताने मार रही हैं या आपको इमोशनली कुछ बोल रही हैं, तो ये उनका है, लेकिन प्रैक्टिकल हो जाए। जैसे बारिश होती है ना, तो अम्ब्रेला लेते हैं ना, सास के अल्फाज के लिए भी ना मेंटल अम्ब्रेला बना लें अपने आप को। यानी जब बारिश होती है, ज़ाहिरी बात है हमने छतरी लेनी होती है ना बचने के लिए बारिश से। रिस्पॉन्स डिले, फ़ौरन किसी बात का रिस्पॉन्स मत करें। सास ने आपसे कोई बात कही है, आपको गुस्सा आ गया है, फ़ौरन से उस बात को, उसका जवाब मत दें, उसको डिले करें थोड़ा सा। 10 सेकंड रुके, ऐसे करके ना ठंडा सांस लें, ठीक है, रिलैक्स हो, ठीक है,
10 तक गिनती गिने, फिर आप जो है अब रूल फॉलो करें। जी हाँ, आपने क्या करना है, रूल फॉलो करना है कि अगर आपको लगा कि यार ये मुझे एक ताना मारा था इन्होंने और अब ये मेरे से इस ताने का जवाब मांग रही है, तो बिल्कुल चुप हो जाए, खामोश हो जाए और अपना काम करती रहें। अगर आपको लग रहा है यार कोई ऐसी बात इन्होंने कर दी अब जिसका जवाब भी देना है, लेकिन बात इंतहाई फजूल है कि मैं जवाब नहीं देना चाहती लेकिन जवाब भी देना है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है। आंखें बंद करें, ठंडा सांस लें, फिर उसके बाद सोच कर अच्छा, जी, ठीक है, इस तरह जवाब दें। जितने कम जुमलों में जवाब देंगी उतना जो है वो जल्दी जान छोड़ेंगी। जितना डिटेल से उन्हें एक्सप्लेन करने खड़ी हो जाएंगी और जवाब देना शुरू कर देंगी, उतना आप उनकी बातों में फंसती जाएंगी। ये भी बात याद रखें, ठीक है। अगर आपको मेरी बात सुने, अगर वो ज़्यादा नहीं करती तो बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके खामोशी से अपना काम करें बस। हाँ, होता है ना समटाइम ऐसा होता है कि यार कुछ बात ऐसी हो जाती है कि इंसान जवाब देना नहीं चाहता। अब इंसान शक्ल देख रहा होता है कि यार बंदा इस फ़जूल सी बात का क्या जवाब दे। हालांकि आपके दिमाग में कोई बड़ा ज़बरदस्त सा जवाब आ रहा होता है कि उनको कोई बेटियों के हवाले से उनका जवाब दिया जाए, लेकिन आप रिलैक्स रहें। आपने कोई ऐसा जवाब नहीं देना जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सास कहे ना तुम घर को बिल्कुल संभाल नहीं सकती। समटाइम ऐसा होता है कि सास ऐसे बातें करती हैं ना कि तुम तो घर को नहीं संभाल सकती। आप कहें मैं समझती हूँ आपकी जो है ना कंसर्न, मैं कोशिश करती हूँ बेहतर करने की। आपने ना इग्नोर किया ना फाइट की, बस आपने नेचुरली एक जवाब दे दिया कि हाँ जी मैं समझती हूँ, ज़ाहिर है आपका घर है तो मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ बस। अब आप आगे से कहें हाँ हाँ आपको बड़ा आता है घर संभालना तो खुद संभाल लो ना, मैं तो नहीं संभाल सकती क्या। अब इसमें आपने ना कोई बदतमीज़ी की, ना कोई आपने कोई बात की। अगर ये अपने बेटे से कुछ कहती भी हैं तो आप आगे से इतना कह सकती हैं हाँ मैंने ये बात की थी कि मैं सीख रही हूँ, क्योंकि आप मेरा थोड़ा सा तरीका ज़ाहिर है डिफरेंट होता है हर किसी का, तो मैं भी सीख रही हूँ। आपकी अम्मी के पैटर्न जिस तरह वो घर संभालती थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बस दैट्स इट। सास की ना जब वो मतलब बाहर आपकी बातें करें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दो चीज़ होती है। जब आपको पता चले ना कि सास ने रिश्तेदारों, मोहल्ले या फैमिली में आपकी बुराई की है, तो होता है यार तकलीफ़ होती है, बड़ा हर्ट होता है इंसान कि यार मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है सास, हालांकि इतना मैं इनकी खिदमत करती हूँ फिर भी। तो इसका सलूशन पता क्या होता है, पहला कदम है कन्फर्म करें। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बात इतनी नहीं होती जितनी वो कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक सास बहू का किस्सा बताती हूँ। मेरी तो सासू माँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे ही ना हम एक सास बहू के साथ हम कहीं गए। अब हम मज़े की बात यह है कि मेहमान हम जहाँ जा रहे थे वहाँ पे वो बहू से सबसे पहला सवाल, ना कोई हाल ना चाल ना सास के बारे में उसकी किया जा रहा था। और मैं ये चीज़ बहुत डीपली नोट कर रही थी कि यार मतलब देखो कितना डीपली इनकी सास के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, जब हम लोग सब घरों से फिर के आ गए तो फिर मैंने ये बात की, मैंने कहा तुम्हारी सास के बारे में बहुत पूछ रहे थे सारे। वो बेचारी नॉर्मली हाँ सब ऐसे ही पूछते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ लोग चस्के ले रहे हैं? नो। मैंने कहा क्या कर रही हो? साफ पता चल रहा था कि मतलब लोग तुमसे चस्के ले रहे हैं, हालांकि लोगों को इंटरेस्ट कोई नहीं है ना तुम में ना उसमें, लेकिन लोग सिर्फ चस्के ले रहे हैं, बात को निकालना चाह रहे हैं, बात से बात निकालेंगे, तुम भी करोगे कुछ वो भी करेंगे और फिर आगे तुम्हारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वो कहती हाँ यार ऐसा होता है, मैं जब भी जाती हूँ ना पहले से यही सवाल किया जाता है। तो मैंने कहा हाँ यही है, इसका मतलब है कि लोग जो है तुमसे बातें लेकर तुम्हारी सास से करते हैं, तुम्हारी सास से लेकर तुमसे करते हैं। कहती तो मैंने कहा ये तो लोग फिर तुम्हारा ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। तो जो है ना पहले कंफर्म कर लें। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, लोग मिर्च मसाला बहुत लगाते हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मुझसे पहले मैं बना रही थी, पहले आपने मुझसे पूछा था कि आप क्या बना रही हैं। ये मैं बना रही थी, मैंने एक रेसिपी देखी थी पराठों की, मैदे के पराठे थे वो और बड़े क्रिस्पी पराठे थे, तो वो रेसिपी मैंने देखी थी। मैंने कहा चलें आज मैं वो बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी के अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे तरीके से हल कर लिया था, जिसमें चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई थी, बिल्कुल हल हो गई थी।
फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर सिंपली मैदा डाला और पानी से इसको गूंद लिया। अच्छा, आपने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा रेस्ट भी देना है। गूंदने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक रेस्ट देना है। फिर आपने इसका पेड़े बनाकर कम से कम 1 घंटा इसको रेस्ट देना है आटे को। फिर आपने इसको जो है बेलना है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन इतने मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मज़ा आ जाता है पराठे खाकर चाय के साथ ना, मतलब ऐसा मज़े का टेस्ट आता है, इंसान कहता है यार पता नहीं बहुत मज़े की। मेरे सामने एक रेसिपी आई और बस फिर मैं उठ गई और बनाने के लिए पराठे। तो आपको पता है यार, मेरे सामने कोई रेसिपी आए और मैं ना बनाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर, अब हम बात कर रहे थे कि जब सास बात करें, डायरेक्ट जो है ना उनसे बात ना करें। जिस बात समटाइम ऐसा होता है जब हम कहीं बाहर से आते हैं, हमें कोई बात पता चलती है तो हम डायरेक्ट जाके सास से कंफर्म करने लग जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट जाकर उनसे बात कर लेते हैं। ये बहुत काम ख़राब होता है। आपको क्या लगता है, पहली बात अगर फ़र्ज़ करें आपकी सास ने आपकी बात की भी है तो आपको क्या लगता है वो मान जाएंगी? नहीं मानेंगी। आपने अपना इमेज खुद बिल्ड करना है। जब लोग आपको पर्सनली जानते हैं तो कोई भी आपके ख़िलाफ़ कुछ भी कहे, ठीक है ना, उसके कहने से कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल रहे। अगर आपसे कोई रिश्तेदार बात भी करता है, तुम्हारी सास ने ऐसे बात की, तुम्हारी सास ये कह रही थी तुम्हारे साथ, तो आप नॉर्मली उन्हें कह सकती हैं कि वो उनका नज़रिया है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। कि अब मैं तो इतना कुछ करती हूँ, अगर उनको नहीं मेरा पसंद आता तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वो उनका नज़रिया है, ठीक है। देखिए, जो है ना, रिश्तेदारों के साथ एक रिलेशन आप अच्छा रखें, ये आपका अपना वो है। आप अपनी सास की वजह से उन लोगों से ताल्लुक़ नहीं ख़राब करें। तो जब आप अपनी सास के मुतालिक उन लोगों से बात नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपसे बात नहीं करेंगे सास के मुतालिक। अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक बार, सिर्फ एक बार जो है अपनी सास से मतलब तरीके से आप कह दें कि मुझे लोग आकर ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सास हमसे ये बातें करती है, तो ये है कि मैंने सुना है कि आपने फ़लाँ के सामने मेरे बारे में ये बात की। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती तो आप डायरेक्ट मुझे कह दें, ठीक है। तो यानी आप नॉर्मली उनसे, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनके बेटे से शिकायत करने की बजाय आप डायरेक्ट थोड़ा सा उनसे जाकर के बात कर दें कि मुझे ऐसे लोग आके करते हैं तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो बाकी ये है कि ठीक है, वो आपका नज़रिया है, मतलब नॉर्मल तरीके से। सबसे ज़रूरी बात, एक बात याद रखें कि सास ने आपकी ग़िबत की तो आप इनकी ग़िबत नहीं करें। एक बात तो याद रखें। एक बात तो ये है कि हमारे इस्लाम में भी ग़िबत जो है वो गुनाह है। अगर आप भी वही करेंगी जो वो कर रही हैं तो फिर मुझे एक बात बताएं कि आप में और आपकी सास में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या फ़र्क रह जाएगा फिर आप में और आपकी सास में? फिर तो आप भी वही हैं जो वो है, वो भी आप भी टॉक्सिक है, फिर इसका मतलब है। सबसे बड़ा मसला होता है शौहर का सास के हाथ में होना। जब आपकी सास आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ करती है ना, तो शौहर सुनता भी है और ऐसा लगता है जैसे आप अकेली हैं। देखिए, पहली बात ये है कि उनकी माँ है। अगर वो आपके बारे में कोई बात आपके शौहर से करती है और आपको शौहर आकर पलट कर आपको कुछ नहीं कहते, तो ये आपको शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उनकी माँ है। अब आपकी माँ है, अगर आपकी माँ आपके शौहर के बारे में कोई बात करेगी तो आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन करेंगे आप अपने दिमाग से सोच कर। तो इस तरह आपके हस्बैंड भी अपने दिमाग से सोच कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ ये देखें कि अगर आपके हस्बैंड जो हैं आपको आकर बोलते हैं, ठीक है, शौहर से ये मत कहें कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी है, वो हमेशा मेरे ख़िलाफ़ करती है। इससे शौहर जो होते हैं ना, उनको ये लगता है कि यार ये मेरी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ कर रही है, तो वो फ़ौरन तौर पर अपनी माँ का डिफेंड करते हैं, फ़ौरन तौर पर अपनी माँ का बचाव करते हैं और आप और ज़्यादा लोनली फील करती हैं, अकेली फील करती हैं ख़ुद को। तो ये मत कहें, ठीक है। ये बहुत जो होता है ना काम ख़राब होता है कि जब आप शौहर के सामने उसी ही की माँ की बुराइयाँ करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ये ना कहें कि तुम्हारी माँ ने ये कहा, ये कहे। जब उनसे ना ये बात करें कि जब घर में सिचुएशन होती है तो मुझे बहुत अकेला फ़ील होता है, मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर मतलब बात करें। तो आई थिंक आपको अपनी मदर के सामने मुझे बिठा कर बात अगर आपको करनी है तो उनके सामने कर लें। बाकी देखें, जितना आप शौहर से उसकी माँ के बारे में बहस करेंगी, आप कभी भी शौहर से उसकी माँ के बारे में बहस कर नहीं जीत सकती, ये बात याद रखें, कभी भी नहीं। अगर आप जो है शौहर के साथ
अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम शौहर के साथ बैठते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारा मोस्टली टॉपिक क्या होते हैं, शौहर की बहन, माँ, तुम्हारी बहन ने कर दिया, तुम्हारी माँ नहीं कर। नहीं यार, आप अपना एक अच्छा टाइम जो होता है ना वो ख़राब कर रही होती हैं। ठीक है, शौहर पे प्रेशर बिल्कुल भी मत डालें कि वो अपनी माँ को चूज़ करे या मुझे चूज़ करे। ये चीज़ जो होती है ना और ज़्यादा आपकी वैल्यू डाउन कर देती है। बाउंड्री सेट करें अपनी, बाउंड्री सेट करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अगर सास आपके रूम में मतलब आ जाती है ना, तो आपको खुद उनको डायरेक्ट ये बात नहीं करनी कि आप मेरे रूम में क्यों आ जाती हो। नहीं, इससे क्या होगा, वो औरत चिढ़ जाएगी और ज़्यादा आपके रूम में आएगी। अगर वो आपके रूम में आती हैं, एक दफ़ा आती हैं, आप खुश दिली से उनसे मिलें, बिठाएं, आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा जब वो आप उनको कोई रिएक्शन, क्योंकि वो आपके रूम में ही इसलिए आती है ताकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, और आप दे भी देती हैं रिएक्शन। जब आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर वो खुद ब खुद आपके रूम में ना, तो आपके रूम में कौन सा ऐसे सुरखाब के पड़ लगे हुए, कौन सी आज से सोने की खादें पड़ी हुई हैं या हीरे मोती जेवरात पड़े हैं जो वो आपके रूम में आती है। आपके रूम में सिर्फ वो इसलिए आती हैं आपको चिढ़ाने के लिए, और आप चिढ़ भी जाती हैं। मज़े की बात ये है, चिढ़ना नहीं है, आपने बड़ी खुश दिली से उनको वेलकम करना है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आटा गूंद गया था। आटा गूंदने के बाद मैंने इस तरह एक बड़ी सारी रोटी बेल ली। अच्छा, जितना बड़ा आप बेल सकते हैं इस रोटी को आप बेल लें। इसके बाद आपने इस रोटी के ऊपर लगा देना है जी घी, और ये मैं लगा रही थी, ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो आप लगाना चाहती हैं आप इसके ऊपर जो है वो लगा लें। और फिर इसके बाद इसको आपने ज़िगज़ैग तरीके से ना, अच्छे तरीके से इसको आपने क्या करना है, फ़ोल्ड कर देना है। काटना नहीं है, एक होता है तो काट के तरीके से फ़ोल्ड करना, वो ज़रा लेयरी वाला पराठा बन जाता है, लेयर वाला, वो सॉरी, हाँ वो लेयर वाला। ये दूसरा पराठा बनेगा, यानी ये थोड़ा सा ना, आप इसके अंदर कोई ये चीज़ नहीं है कि आपने इसको गोल बनाना है, आपने ये बनाना है, आपने वो बनाना है। इसको आप लंबा जितना मतलब कर सकती हैं ना, रोटी को खींच कर उतना कर दें, क्योंकि जितना ये होगा ना उतना ज़्यादा क्रिस्पी, और ऐसे ज़िगज़ैग इस तरह तरीके से ना आपने इसको जो है वो ये देखें ऐसे तरीके से आपने इसको, और इसका कोई इसका पेड़े का आपने गुलाई का हिसाब नहीं रखना कि पेड़ा जो है वो गोल बनेगा या वो होगा, नहीं। इसका पेड़ा जो होगा वो बिल्कुल अजीब से शेप का बनेगा, लेकिन कोई ऐसे करके, अब ऐसे आपने जैसे रुमाल फोल्ड नहीं करते कपड़ों की तरह, आपने इसको फोल्ड कर देना है, ये देखिए। और अब आपने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अच्छा, मैंने जो वीडियो देखी थी तो वो बता रही थी कि ओवरनाइट रखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो इसलिए भी गर्मी में तो पूरी रात ज़ाहिर है पता ही नहीं चलेगा, सुबह उठेंगे तो लाइटें भी इतनी जाती हैं, पता ही नहीं चलता, मौसम भी ऐसा है, तो ऐसा ना हो कि आटा सुबह ख़राब हो जाए। तो आप इसको जस्ट जो है 1 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये होगा कि थोड़ा सा ये इनके जो पेड़े होंगे बड़ा फ्लफ़ी साइज़ का वो हो जाएगा, जो होगा ना इसका पेड़ा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है आधे घंटे तक इसको आपने, या 1 घंटे तक इसको रेस्ट देना है। खैर, तो जी एक बात याद रखें कि शौहर के साथ जो है ना, आपने एक टॉक्सिक इंसान के साथ मिलकर अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगी, ये सब करेंगी, तो आप एक मज़ीद टॉक्सिसिटी जो है घर में बना रही हैं। आप मज़ीद जो है अपने इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिविटी फैला रही होती हैं। साथ के साथ रहना ना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता यार। अपने आप पे तवज्जो दें, बच्चों को प्यार दें, एजुकेशन दें, कॉन्फिडेंस दें। ठीक है, अपने बच्चों को ये ना सिखाएं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। अपने शौहर के साथ रिलेशन मजबूत करें। ये सास के झंझट में पढ़कर जो आप आधे से ज़्यादा अपना खुद ब खुद वो ख़राब कर लेती हैं, अपना दिन ख़राब कर लेती हैं, अपने बच्चों के साथ का अच्छा क्वालिटी टाइम ख़राब कर लेती हैं, तो ये चीज़ होती है, इसमें कहीं ना कहीं आप ज़िम्मेदार होती हैं, आपकी सास नहीं। वो अटैक आप पे करती हैं, और आप क्या करती हैं, बच्चों और हस्बैंड को पूरों को इस लपेट में ले लेती हैं। अच्छा भला टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इग्नोर करें, कानों को ऐसे कर लें जैसे आपने बंद कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। सास के साथ रहना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब वो एक टॉक्सिक होती है, लेकिन आप वीक नहीं हैं। आप हर रोज़ एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जो कोई नहीं देखता, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, है ना। और वो जो सब्र करते हैं ना, जो हिकमत से चलते हैं, अल्लाह इनके साथ होता है। आज से काम करें, बस एक जो आपने आज सीखा है ना, पूरी ज़िंदगी नहीं बदलनी आज, बस एक छोटा कदम उठाना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगी, मजबूत करेंगी, उतना जो है आप जो अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकेंगी। ये तो टॉक्सिक एक सास है, कल को अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपकी टॉक्सिक बहू आ गई तो फिर क्या करेंगे? चले बहू ना सही, अगर आपका टॉक्सिक दामाद आ गया तो फिर क्या करोगे भाई?
तो भाई ये तो टॉक्सिक लोग तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, ठीक है। और नीचे आप कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आपकी सास के साथ कैसा रिलेशन है और आप इसको डील किस तरह कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट हो सकता है कि आपका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो उनको डील करने का और ज़रा मेरे बताए हुए तरीक़ों से ज़्यादा अच्छा तरीका भी हो। तो ये होता है कि बहुत सी लेडीज़ को फिर हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आटों को पेड़े को रेस्ट दे दिया था। इसके बाद मैंने इसको बनाना शुरू किया। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट का रेस्ट दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। फिर इसके बाद आपने इसकी रोटी बनानी है। जितनी बड़ी आप बना सकती हैं, जिस शेप में बना सकती हैं बना लें। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने कोई बड़ी शेप ही लेनी है या कोई बड़ा गोल शेप ही लेनी है। हाँ, थोड़ा इसके अंदर ना खुश्का ज़्यादा लगता है क्योंकि घी लगा होता है ना, तो बार बार ये चिपक रहा होता है। तो जी ये देखिए, इसके बाद अब मेरी पराठे बन गए थे। अब मैं बनाने लगी थी चाय, और चाय के साथ ही ये ज़्यादा मज़ा करता है पराठा। और ऐसा मतलब थोड़ा सा मीठा और नमकीन टेस्ट आ रहा होता है ना, मतलब ऐसा लगता है आप किसी होटल का पराठा खा रहे हो। लिटरली बिल्कुल ऐसा जायका आता है जैसे हम किसी पठान के होटल का पराठा खा रहे हैं। और क्योंकि मुझे याद है जब इस तरह मैं अब्बा के साथ जाती होती थी ना, यदि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, तो जब पापा मुझे छोड़ने जाते थे हम रास्ते से ना कुछ लाजमी नाश्ता वगैरह करते होते थे। तो समटाइम इतने मज़े के पराठे होते थे ना, मतलब मैदे वाले। ये देखें, ये क्या ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं और क्या मतलब क्रिस्पी पराठा है। ये इतना मज़े का था और मेरे बच्चों ने इतने शौक़ से खाया, मेरे हस्बैंड ने इतने शौक़ से खाया, मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।